हाय गाइस, मैं पवन सैनी। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 जो एक्सरसाइज 1.2 के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से करेंगे और एक्सरसाइज की 1.2 की शुरुआत करता हूं। तो मेरी वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। बहुत ही छोटे रूप में वीडियो है और छोटे रूप में कह देते हैं कि बड़ा काम वाली वीडियो है, तो देखेंगे मेरी वीडियो। तो देखिए, हमारी जो 1.2 कक्षा 10 की मैथ की क्लास है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये पार्ट दिए गए हैं आपके 5। तो मैंने यहाँ पर 2 पार्ट करे हैं और 3 पार्ट आपके लिए छोड़े हैं। तो 3 पार्टों का आप आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे और 2 पार्ट मैंने दिए हैं, उन्हें समझेंगे। तो देखिए, पहला पार्ट लिया मैंने 140। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनखंड व्यक्त करना है। कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। पहली है कि 2 से कटने वाली संख्याएं वो हैं जिनके अंतिम डिजिट जो हैं 0, 2, 4, 6, 8 होंगे। 3 वाला मैंने लिखा है कि अंकों का जोड़ जो वो 3 से कटना चाहिए। 4 की बात करते हैं तो अंतिम जो 2 अंक हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 की बात लिखा मैंने कि अंत में आपकी 0.5 होने चाहिए। और 10 वाला दिया है कि लास्ट में 0 होनी चाहिए। तो चलिए इसे कर लेते हैं 140 को। तो देखिए, 2 से काट दिया 70 बार, ये फिर आपका 2 से 35 बार काट दिया, 5 से काट दिया 7 टाइम और 7 से काट दिया 1 टाइम। तो अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं, तो यहाँ 2 बार आया है, 2 बार लिख दिया, 5 सिंगल बार है और 7 1 बार है। अब क्या करते हैं, कोई नंबर जितनी बार आता है उसकी पावर उस रूप में लिख देते हैं। यहाँ 2 बार आया इसलिए हमने 2 पावर ऐड कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद में आपका 5 गुणा 7, तो ये अभाज्य फैक्टर हो गए। उसके बाद मैंने आपका 5वां पार्ट लिया है 7429। तो देखिए, यहाँ ये सबसे पहले मैंने ये 17 से काटा है, 17 चौका 68, आपका 6 बच जाता है, 62 हो गया। 17 × 51 आपका जो 11 बच जाता है। अगला डिजिट हम ना लेते हैं तो 119, 17 7 119, फिर 23 से काट दिया। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 × 19 × 23। अब देखिए, तो बाकी 3 पार्ट आपको मैंने बताया वो करने हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो 2 संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना, और साथ ही साथ हमसे ये कहा है कि उसकी जांच करके बताओ कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा। तो इसमें देखिए, आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट 26 और 91 का है। सेकंड पार्ट जो आपका 510 व 92 का है। और थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं तो वो 336 व 54 का है। तो देखिए, यहाँ पहला पार्ट हम लेते हैं। तो पहले पार्ट में 26 और 91 की बात करते हैं। तो यहाँ 26 को लिख लेंगे और नेक्स्ट लाइन में आप 91 को लिख लेंगे। तो 26 के फैक्टर होते हैं आपके 2 × 13। उसी प्रकार बात करते हैं 91 की, तो इसके फैक्टर होते हैं 7 × 13। एचसीएफ, तो एचसीएफ में बच्चों ध्यान रखना है कि एचसीएफ में जितने भी आपके संख्याएं हों सभी में कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ 2 नंबर है आपके, तो यहाँ देखते हैं हमारा 13 दोनों कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ 13 हो गया। और उसके बाद में बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए हमने देखिए यहाँ भाग विधि से करा है, इसका गुणनखंड विधि से भी है, उसे आगे बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 26 और 91 दोनों के साथ ले लिया, तो ये 2 से काट दिया 13 बार। और उसके बाद में ये नहीं कटेगा, छोड़ दिया है। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। फिर उसके बाद में 7 से काटा, तो ये 91 13 बार कट गया और उसके बाद में 13 से काट दिया। तो यहाँ तीनों की प्रोडक्ट करते हैं, 2 × 7 × 13, तो इसको छोटे रूप में कर लेंगे, 2 7 14 × 13। अब दोनों की गुणा करते हैं 182, हमारा एचसीएफ 13 आया है। अब जांच की बात आती है, तो जांच के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था आपका कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर आपका 26 है, यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड नंबर 91 है, ये हमने रख दिया। दोनों की आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो 2366 आता है। नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम 182। यहाँ दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ भी 2366 आता है। तो हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाता है। और उसके बाद में मैंने आपसे यहाँ पर थर्ड पार्ट लिया है। थर्ड पार्ट में 336 व 54 है, इसको भी ऐसे लिख लिया, 336 और 54 अलग लिख लिया। इसके फैक्टर आपने करे 336 के 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। नेक्स्ट देखते हैं 54 का, हमने लिखा कि 2 × 6, 6 × 18, 18 × 54। एचसीएफ की अगर बात आती है तो सबसे पहले कॉमन मैंने बताया था, कॉमन। तो देखिए, कॉमन यहाँ पर 3 और इसमें भी 3, तो यहाँ उसके बाद में 2 देखते हैं और ये 2, दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो एचसीएफ में 2 × 3 हमारा 6 हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम ने हमने 336 के अगर फैक्टर करे हैं तो इसके फैक्टर में देखिए 2 आपका 4 बार आया है, 3 सिंगल बार आया है और 7 1 बार आया है। तो यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद में 54 की बात करते हैं। तो 54 के जो फैक्टर हैं आपके दे रखे हैं इसने, ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब एलसीएम में क्या होता है कि पहले कॉमन पार्ट लेंगे, उसके बाद में बचा हुआ पार्ट। तो देखिए कॉमन पार्ट में एचसीएफ वाले 2 निकल गया और 3 निकल गया, बाकी देखिए यहाँ 2 के 3 बचे हैं तो हमने 2 के 3 बार लिख लिए। उसके बाद में आपका 7 बचा है, 7 लिख लिया और लास्ट में आपके 3 3 के 2। जब हम गुणा करते हैं देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 लिख दिया। उसके बाद में 7 तिया 21, 21 63, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारा 3024 एलसीएम आता है। अब इसकी जांच कर लेते हैं बच्चों। तो जांच में वही फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपका 336 है, हमने रख दिया। सेकंड नंबर आपका 54 है, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो 18144 आता है। आरएचएस पे चलते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम पर, तो एचसीएफ हमारा 6 था, 6 रख दिया। उसके बाद में एलसीएम की बात करते हैं तो ये 3024, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ 18144 हो जाता है, यानी हमारा एलएचएस आरएचएस को वेरीफाई कर जाता है। देखिए उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है इस कैटेगरी में। इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला है। वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए थे, यहाँ 3 नंबर आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। तो यहाँ हर पार्ट में 3 है, तो इसमें देखिए 3 पार्ट है और मैंने आपको जो फर्स्ट और थर्ड समझाया है। सेकंड पार्ट का आप आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में तीनों नंबरों को अलग अलग उतार लेंगे। तो 12 के फैक्टर करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया। उसके बाद 15 के फैक्टर करते हैं 3 गुणा 5। 21 की बात करते हैं 3 गुणा 7। एचसीएफ में केवल कॉमन पार्ट देखेंगे, तीनों नंबर में कॉमन देखिए 3 3 3 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ये गुणनखंड विधि वाला है, तो गुणनखंड में क्या होंगे, पहले कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट में ये 3 3 हो गया। 3 नंबर है तो मिनिमम 3 में होना चाहिए पहले। उसके बाद में फिर 2 में देखेंगे, 2 में नहीं है कोई भी। उसके बाद में सभी में देखेंगे, नहीं है। तो उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है देखिए यहाँ भी ये दोनों बचे हैं, 2 2 उतार दिया मैंने आपका। उसके बाद 5 बचा है और ये 7 बचा है। अब सारे की प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 की जब 7 में करते हैं तो 420 हमारा आंसर हो जाता है एलसीएम का। और थर्ड पार्ट देखते हैं 8 9 25 के बारे में। तो 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार हो जाएगा। 9 की बात करते हैं 3 गुणा 3 में होगा। 25 की अगर बात करते हैं तो 5 गुणा 5। अब एचसीएफ में देखते हैं कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ हमें कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आती। जब कॉमन नहीं नज़र आती है तो हम कहते हैं कि उसका एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ जो कितना हो गया, 1 हो गया। एलसीएम में देखेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो देखिए इसमें कॉमन पार्ट नहीं है तो सारे पार्ट उतार देंगे आप। 2 3 बार है तो मैंने 2 3 बार लिखा है। उसके बाद में 3 जो है आपका डबल है तो मैंने डबल लिखा है। उसके बाद में 5 जी डबल है, ये भी डबल कर दिया। अब प्रोडक्ट करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 की अगर इसमें करते हैं 15 में तो ये आपका 1800 एलसीएम आ जाता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ क्वेश्चन हमारा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 आपको दिया गया है और प्रश्न पूछा कि इन्हीं संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि रूल का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर की जगह आप 306 रखेंगे, सेकंड नंबर की जगह आप 657 रख देंगे, बराबर आपका एचसीएफ जो है 9 उसने ऑलरेडी दिया हुआ है और गुणा एलसीएम। तो 9 से काटते हैं, देखिए 9 3 27, 3 बच्चा 9 36, तो 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। अब दोनों की आपस में जब प्रोडक्ट करते हैं 34 और 657 की तो ये हमारा 22,338 एलसीएम आ जाता है। इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो हमारा जो आंसर होगा इसमें नहीं होगा। अब इसका नहीं क्या होगा, उसका रीजन क्या है कि इसमें मैंने लिखा है नोट में, ये आपको ध्यान रखना है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 होना चाहिए, तब वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। अगर 2 5 नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। हम बात करते हैं 6 की। अगर 6 की फैक्टर करते हैं तो यहाँ 2 गुणा 3 होता है।
तो यहाँ 2 तो नज़र आ रहा लेकिन 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 6 की घात n जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो बताएंगे इसमें, देखिए क्वेश्चन 5 समझाए हैं, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊंगा। अगर बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी आपको।